वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसका डायपोल मोमेंट, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तब वो कैसे बिहेव करता है। उसके बाद में अपन आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज की, और एंड में अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में अपन करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास तो बच्चों पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है। मे भी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस द सिस्टम इज सेड टू बी फॉर्म ए डायपोल। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये मैंने बनाया है इसको थोड़ा दूर, बहुत ही कम डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये डिस्टेंस अपन कुछ भी लेके चल सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल डी या एल, और 12th क्लास में स्पेसिफिकली अपन इसको लेके चलते हैं 2a। ठीक है, डायपोल का सिंपल सा मीनिंग है डायपोल मतलब कि दो पोल। जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है, साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स है। तो इलेक्ट्रिक पोल्स का मतलब वो पोल नहीं जो आपकी गली में लग रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिक पोल्स का मतलब दो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए और सेपरेटेड होने चाहिए स्मॉल डिस्टेंस से, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट भी होगा, ये डायपोल मोमेंट भैया क्या होता है, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, और डायपोल मोमेंट का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। जो चार्ज अपन ने लिया है पॉइंट चार्ज, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। द कंडीशन इज दैट कि इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है जो अपन 2a या d लेके चलते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री में अपन बात करें तो जैसे HCl है, HCl एक डायपोल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है, एक H+ मॉलिक्यूल, एक Cl- मॉलिक्यूल। तो ये एक पोल हो गया H+ और ये एक पोल हो गया Cl-, तो ये डायपोल एटम यहाँ पे बनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस हो तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, डायपोल बोल देते हैं। और ये हुआ भैया बात डायपोल मोमेंट की। अब देखिए, जो डायपोल मोमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं डायपोल मोमेंट को वेक्टर बोल रहा हूं तो इधर भी कोई क्वांटिटी होगी जो वेक्टर हो। चार्ज अपन जानते हैं कि कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, ये अपन ने पढ़ा है। तो वेक्टर यहाँ पे अपन किसको लेंगे, ये जो 2a वेक्टर है या जो d वेक्टर है, जो सेपरेशन इनके बीच का, इसको यहाँ पे क्या लिया जाता है बच्चों, वेक्टर लिया जाता है। देखो फिजिक्स में बहुत सी टाइम पे अपन जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, इनको एज ए वेक्टर ट्रीट करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो 2a वेक्टर है, जो ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनके बीच का है, उसको अपन वेक्टर ट्रीट करके चलते हैं। तो अगर मैंने इसको वेक्टर ट्रीट कर लिया तो इसकी एक डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना बच्चों, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है या इस 2a वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो बाय कन्वेंशन अपन मान के चलते हैं कि -q2 + q होती है। किधर से किधर होती है, बाय कन्वेंशन अपन ने ये अज्यूम कर रखा है, अपन ने मान रखा है कि -q से +q होगी। डायरेक्टली डिफाइन करना है, -q से +q क्या होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, या बोल सकते हो इस 2a वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके डायपोल मोमेंट की। अच्छा, एक बात और, इस डायपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होगी बच्चों, वो क्या होगी, डायपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होगी। देखो चार्ज की यूनिट अपन पढ़ चुके हैं, क्या होती है, कूलम्ब, SI यूनिट। और 2a वेक्टर क्या है, लेंथ है, जो लेंथ की क्या हो जाएगी अपनी, मीटर। तो जो SI यूनिट होती है डायपोल मोमेंट की P वेक्टर की, वो क्या होती है, कूलम्ब मीटर होती है।
अच्छा एक बात और, जो नेट चार्ज होता है किसी भी डायपोल का वो क्या होता है, हमेशा जीरो होना चाहिए। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, जब इनको टोटल करेंगे तो नेट चार्ज अपने पास में कितना आएगा, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज डायपोल का हमेशा जीरो होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। अपन ने इससे पिछले लेक्चर में एक्सियल और इक्वाटोरियल पॉइंट्स पे ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को पहले जाके देख लेना एक बार। तो एक्सियल और इक्वाटोरियल पॉइंट्स पे अपन ने डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से नहीं करेंगे। ये बात हुई डायपोल, डायपोल मोमेंट की और उसके एसआई यूनिट की। चार्ज जो होता है डायपोल का, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, लेकिन उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होती, जरूरी नहीं है कि जीरो हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे कि अगर इस डायपोल को, अगर ये जो टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, इन पॉइंट चार्जेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तब क्या होगा। एज ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो डेरिवेशन है जो अभी अपन करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा डेरिवेशन है। क्या ये अपन ने डिस्कस कर लिया, अपन ये बोल रहे हैं कि जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन अगर प्लेस कर दें तब डायपोल कैसा बिहेव करेगा। देखो, तो ये अपन मान लेते हैं अपने पास में कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म की, इसके बाद अपन देखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब उस पर क्या इफेक्ट होगा। ये मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, और मान लेते हैं अपन ने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इसके अंदर प्लेस कर रखा है। उसको ना तो 90 डिग्री पे प्लेस करेंगे और ना जीरो पे प्लेस करेंगे, किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल एंगल पे अपन उसको पुट कर देते हैं। ये यहाँ पे मान लिया माइनस क्यू पुट है डायपोल का, और यहाँ पे मान लिया प्लस क्यू पुट है डायपोल का। ठीक है, ये जो है ये बच्चों सेंटर ऑफ डायपोल अपन मान के चल लेते हैं सी। ये क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल है भाई। टोटल लेंथ डायपोल की अगर अपन 2a लेके चलते हैं या d भी लेके चल सकते हैं, एक ही बात है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी हाफ a हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी इसकी हाफ a हो जाएगी। मान लेते हैं जो डायपोल एंगल बना रहा है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना है, एंगल थीटा। ठीक है, जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगी, पी वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, एंड ई वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अपना एंगल थीटा। अच्छा चलो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट है मान लिया अपन ने, ये सी हो गया, और यहाँ पे अपन ने मान लिया ये बी पॉइंट है। बी पे प्लस क्यू रखा हुआ है, ए पे माइनस क्यू, और सी सेंटर ऑफ द डायपोल है। अब देखो बच्चों, जब अपन ने इस डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब क्या होगा, समझना अच्छे से। ये जो प्लस क्यू चार्ज है जो डायपोल के बी पॉइंट पे रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी। इस माइनस क्यू चार्ज पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी। आप ऐसे मान के चलिए कि यहां पे बहुत सारे प्लस चार्जेस, प्लस सोर्स चार्जेस रखे हुए हैं, ऐसे मान सकते हैं, ऐसे एज्यूम करके चलिए। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी भैया F1 वेक्टर। इसको रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन यही तो बनी। या आप सिंपली देख सकते हो भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन किसी भी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है, E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, और जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है वो कितनी होती है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q नोट E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करती है। तो ये फोर्स F1 फोर्स अपन यहाँ पे मान के चलते हैं, जो फोर्स प्लस क्यू पे अप्लाई होगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस क्यू पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी।
ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा भैया। भाई ऐसे मान के चलिए कि इधर ये प्लस क्यू चार्जेस रखे और प्लस क्यू चार्ज से, प्लस सोर्स चार्ज से क्या होता है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है इनसे, तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये होगी F2 वेक्टर। ये बात की इनकी डायरेक्शन की। तो F1 वेक्टर यहां पे कितना होगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, क्या हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से। ठीक है, कोई भी टेस्ट चार्ज जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है तभी तो अपन बोलते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं। सिमिलरली जो F2 होगी, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे फोर्स लगेगी और वो फोर्स कितनी होगी, माइनस ऑफ क्यू ई वेक्टर, माइनस ऑफ क्यू ई वेक्टर होगी। ये माइनस चार्ज की वजह से नहीं आया यहां पे, ये माइनस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये पार्टिकल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये माइनस यहां इस वजह से आया। ठीक है, तो ये जो दो फोर्सेस अपने पास में बनी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। ये इक्वल फोर्स है, ये भी इक्वल फोर्स है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या करेगी अब बच्चे ये सोचते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है तो बॉडी, वो सिस्टम अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, अपनी जगह पे ही रहता है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि द पॉइंट इज दैट द फोर्सेज आर आइदर कोलिनियर और नॉट। अपन को ये देखना होता है। मान लीजिए मेरे पास में डस्टर है, अगर इस डस्टर के इस तरफ मैं कोई फोर्स लगाता हूं F1 सपोज कीजिए, उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मैंने इधर भी लगा दी, ये भी मान लेते हैं F1, तो ये डस्टर ना तो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये फोर्सेस क्या है बच्चों, कोलिनियर फोर्सेस है। देखो एक ही लाइन पे बिलोंग कर रही है दोनों फोर्सेस, तो जो बीच में इनके बॉडी रखी हुई है वो ना इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। लेकिन यहां पे जो केस अपना बन रहा है वो केस थोड़ा सा अलग है। यहां पे आप ऐसे मान के चलिए, अगर इस डस्टर पे मैं ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगाता हूं F या F1 और जस्ट उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऐसे लगा देता हूं इसके इस पॉइंट पे नीचे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो इस बार क्या होगा, इस बार होगा ये कि ये देखो कोलिनियर फोर्सेस नहीं है, इस फोर्स की अपनी अलग लाइन है, इस फोर्स की अपनी अलग लाइन है, ये पैरेलल फोर्सेस है। और जब भी पैरेलल फोर्सेस एक्ट करेंगी तो यहां पे ये अपना जो डस्टर है वो टर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टर्न हो जाएगा। देखो यहां पे भी यही सिस्टम हो रहा है, ये जो फोर्स है F1 और ये जो फोर्स है F2 इक्वल एंड अपोजिट है, बट दे आर नॉट कोलिनियर। तो ये क्या करेगी, ये इस डायपोल को रोटेट कर देगी। दीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज रिजल्ट्स इन ए टर्निंग फोर्स एंड दैट टर्निंग फोर्स इज नोन एज टॉर्क। उसी टर्निंग फोर्स को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। ठीक है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो होंगी वो क्या करेंगी, कोलिनियर नहीं है, ये पैरेलल फोर्सेस है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो अपना डायपोल है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस टर्निंग फोर्स इज नोन एज टॉर्क। उसे अपन क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं। इसका एक प्यारा सा नाम और बताते हैं आपको, इसको कपल भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखो ये लड़का इधर जा रहा है, लड़की इसके अपोजिट जा रही है, बन गया कपल। खैर जोक्स अपार्ट, आगे बात करते हैं। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। अब बात आती है कि भैया टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टो से और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब भी आप किसी विंडो को या किसी भी डोर को ओपन या क्लोज करते हैं, ये आपके पास में मान लीजिए डोर है, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां से रोटेट होगा। यहां पे आपने कोई फोर्स लगाई, यहां पे आपने फोर्स अप्लाई की, यहां पे कोई फोर्स अप्लाई की, इसको आपने क्लोज किया या ओपन किया, तो आप बेसिकली टॉर्क जनरेट करने का काम कर रहे हैं। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स का पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज आर वेक्टर,
और जो फोर्स आपने यहां अप्लाई किया दैट इज एफ वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा, टॉर्क देगा। क्या बोला मैंने, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जो फोर्स आपने इस डोर पे अप्लाई की यहां पे, और ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है इस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ में, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है। या आप बोल सकते हो कि टॉर्क क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो थीटा क्या है, आर और एफ के बीच का एंगल है। ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो जो फोर्स है, इनके बीच का एंगल है। अब आप सपोज कीजिए, देखिए एक आपको एक जनरल सा एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो कोई भी विंडो है, आप उस विंडो को ओपन या क्लोज करते हो, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पीछे बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे इस थीटा को जीरो कर दूं, इस थीटा को जीरो कर दूं, तो टॉर्क क्या जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जो आपकी विंडो है या जो आपका डोर है, आप उस पर कुछ इस टाइप से फोर्स अप्लाई कीजिए कि आर और एफ के बीच का एंगल जीरो हो जाए। मतलब कि ये विंडो है तो आप इसको यहां से क्लोज करने के बजाय, यहां फोर्स लगाने के बजाय आप ऐसे फोर्स लगाइए, इसके सामने फोर्स लगाइए, तो क्या ये रोटेट होगी, नहीं होगी ना वस्तु। तो थीटा जीरो होने पे टॉर्क क्या हो रहा है, जीरो। ये जो आर है और ये जो आप फोर्स लगा रहे हो, इनके बीच का एंगल आपने जीरो या 180 कर देना है, तो उस केस में टॉर्क जनरेट नहीं होगा। एक बात और, अगर मैं आर को ही जीरो कर दूं, मतलब कि जो आपका डोर है, आप उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में फोर्स लगाइए। आप इस आर को जीरो कर दीजिए, यहां पे फोर्स लगाइए, बहुत कम हो जाएगा आर। तो आप देखोगे कि आपको फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी टॉर्क जनरेट करने के लिए। किसी भी डोर या विंडो के एक्सिस के पास में आप फोर्स लगाइए, तो आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अगर उस विंडो को आपको रोटेट करना है। क्योंकि आपने आर कम कर दिया तो भैया एफ बढ़ाना पड़ेगा, तभी टॉर्क जनरेट होगा, अदरवाइज टॉर्क जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आप आर को जीरो करने से या कम करने से भी टॉर्क की वैल्यू चेंज होती है, और एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल 0 या 180 होगा तो आपकी विंडो रोटेट नहीं होगी। सबसे ज्यादा टॉर्क कब बनेगा, जब आप 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करते हो। ये जो डोर है, इस डोर पे 90 डिग्री पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ये डोर आपका ओपन हो जाता है, क्योंकि आर और एफ के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये बेसिक सी बात होती है बच्चों टॉर्क की। जो टर्निंग फोर्स है, जो कपल है, उसको अपन बोल देते हैं टॉर्क। तो यहां पे भी देखो क्या होगा, जो F1 F2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो पहले बात करते हैं टो वन वेक्टर की। जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है प्लस क्यू चार्ज पे इस F1 फोर्स की वजह से, कितना होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया आर क्रॉस एफ वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया सी बी वेक्टर, देखिए क्रॉस F1 वेक्टर, ठीक बात है। टो वन वेक्टर क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। ये देखो सी बी वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। ये जो डायपोल है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये सी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां सेंटर से, इस पिविट पॉइंट से ये रोटेट होगा। तो जो पिविट पॉइंट से इस फोर्स का वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, या जो डिस्टेंस है, वो क्या होगी आपकी सी बी वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, ठीक है। तो ये टो वन होगा इस प्लस क्यू पे, इसकी बात करते हैं। तो सी बी वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, F1 वेक्टर की वैल्यू अपने पास में यहां से पुट कर सकते हैं। तो आपके पास में जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगी। बचा अंदर क्या, सी बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है भैया। ये इक्वेशन नंबर 3 बना दो बच्चों। इसको सिंपल कुछ नहीं किया, ये फोर्स थी, इस फोर्स के एसोसिएटेड टॉर्क अपन ने निकाल लिया आर क्रॉस एफ से। ये फोर्स का सेंटर ऑफ एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पिविट पॉइंट से पोजीशन वेक्टर हो गया, ये क्रॉस F1 हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली अपन बात करते हैं जो F2 फोर्स है उसके एसोसिएट जो टॉर्क होगा टो टू वेक्टर, टो टू वेक्टर बच्चों, वो कितना होगा। देखो ये टो टू वेक्टर इस पे लग रहा है, ये फोर्स है सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, F2 वेक्टर, ठीक है यहां तक। चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन क्या कर सकते हैं, F2 वेक्टर की वैल्यू अपने पास में है, यहां पुट कर दो। तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ क्यू सी ए वेक्टर
क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास में बन गया टो 1 एंड टो 2। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूं क्या, ऐसे देखना, टो 2 वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यू ए सी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इस वेक्टर को मैंने फ्लिप कर दिया, ए सी वेक्टर लिख दिया सी ए वेक्टर को, तो माइनस आ गया बाहर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टो 2 वेक्टर बन गया। इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको। तो जो नेट टॉर्क बनेगा वो कितना होगा? देखो नेट फोर्स कितनी थी, 0 भाई, F1 QE था, F2 माइनस ऑफ QE था। तो जो नेट फोर्स अपने पास में अगर अपन निकालना चाहें तो वो कितनी बनेगी भैया, 0 बनेगी बच्चों। नेट फोर्स यहां पे 0 बन रही है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। ये इक्वल अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट कर देगी तो नेट फोर्स तो 0 बनेगी, बट इनकी वजह से टर्निंग फोर्स बन रही है जिसको टॉर्क बोल रहे हैं, तो वो टॉर्क अपन टोटल निकाल सकते हैं। तो ये टो 1 था, ये टो 2 था, दोनों को ऐड कर दे तो रिजल्टेंट टॉर्क अपना बन जाएगा टो 1 वेक्टर प्लस टो 2 वेक्टर। क्या बनेगा देखो भाई, वैल्यूज को यहां पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। क्यू की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, जो क्यू है वो अपने पास में कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रहा, सी बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए सी वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, सॉरी प्लस है यहां पे, प्लस सी बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर देखो क्या बन रहा है, ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, यह क्या 2a वेक्टर बन गया। अपन a से b जा रहे हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू जा रहे हैं, तो मैं इसको 2a वेक्टर लिख सकता हूं, क्योंकि 2a वेक्टर की डायरेक्शन अपन ने डिफाइन की थी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बनती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q2a वेक्टर, Q2a वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। देखो भाई ये Q2a वेक्टर क्या बन गया, ये प्रोडक्ट है चार्ज का और सेपरेशन, जो इनके बीच में चार्जेस के बीच में सेपरेशन है उसका। इसको अपन क्या बोल देते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क आपके पास में बच्चों बना, उसका फॉर्मूला बना टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये अपने पास में बना रिजल्टेंट टॉर्क का फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर अपन बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो अपन ये भी लिख सकते हैं PE साइन थीटा। ये थीटा एंगल है P और E के बीच का। देखो ये P और E के बीच का एंगल क्या है अपने पास में, थीटा। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो यहां पे 0 नहीं है। जब डायपोल को जब अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उस पे रिजल्टेंट फोर्स तो 0 बनी, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही थी। बट द पॉइंट इज दैट कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ने टर्निंग फोर्स प्रोड्यूस की। उस टर्निंग फोर्स को अपन ने फाइंड आउट किया तो अपने पास में निकल के आया ये फॉर्मूला P क्रॉस ई वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू टो वेक्टर, या बोल सकते हैं PE साइन थीटा। जो टॉर्क है वो मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। देखो जैसे ही ये एंगल थीटा यहां पे 0 हो जाएगा, ये टॉर्क बनना स्टार्ट हुआ, इसको रोटेट करना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये कब तक रोटेट होता रहेगा, जब तक एंगल 0 ना हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश कर रही है, इस डायपोल को अपनी एक्सिस के अलोंग सेटअप करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही ये डायपोल अपनी एक्सिस के अलोंग सेटअप हो जाएगा, जैसे ही ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस के अलोंग सेटअप हो जाएगा, एंगल क्या बन जाएगा, 0, और साइन 0 का मतलब टॉर्क क्या हो गया अपना, 0। तो अगर डायपोल को आपने पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया है, तब यहां पे कोई टॉर्क नहीं बनता है, रिजल्टेंट टॉर्क 0 होता है। और मैक्सिमम टॉर्क कब बनेगा, जब ये डायपोल अपना 90 डिग्री पे अलाइन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर 90 डिग्री पे अलाइन होगा तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कितना होगा, PE साइन 91 हो जाएगा। तो ये बात हुई डायपोल की, कि जब डायपोल को एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रखते हैं तब वो कैसे बिहेव करता है। तो एक बात ध्यान देने की इसके अंदर ये है कि जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन बिल्कुल भी नहीं होगा डायपोल का, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि नेट टॉर्क अगर जीरो नहीं होगा तो ये इस पिवट पॉइंट से सेंटर ऑफ एक्सिस से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे नेट फोर्स जीरो होगी, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगी। और जो डायपोल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल को ओरिएंट करने की कोशिश करेगी अपने एक्सिस के अलोंग। डायपोल को अपने एक्सिस के अलोंग ओरिएंट करने की कोशिश इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, जिसमें ये देखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होता है। ये यूनिफॉर्म के लिए अपन ने सारा केस किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है उतनी ही ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो उस केस में क्या होता, डिस्कस करेंगे आगे एक क्वेश्चन के थ्रू। अपन पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है। देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक मेन प्रॉपर्टी जो अपन ने फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट में डिस्कस की थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक फंडा अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसकी एक प्रॉपर्टी। आगे कुछ प्रॉपर्टीज और बची हुई है जिनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड नेचर को शो करता है। इसका क्या मतलब है, देखो दो चीजें होती है, पहले समझ लेना। एक होती है क्वांटाइज्ड, एक होती है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो डिस्क्रीट, आप इसको बोल सकते हो डिस्क्रीट। एक होती है अपने पास में, एक होती है अपने पास में कंटिन्यूअस। दो चीजें होती है, एक होती है क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट और दूसरी होती है कंटिन्यूअस। दोनों में पहले डिफरेंस समझ लेना क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस का मतलब जो कहीं से टूटा ना हो, कंटिन्यूटी में चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान के चलो, ये मेरे पास में डस्टर है, इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो ये पूरा बल्क पीस है, सॉलिड बल्क पीस है। इसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस सिस्टम, इसमें कोई लेवल्स नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको इस पॉइंट पे आना है यहां से, तो ये हाइट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आपके पास में कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, लेवल्स नहीं है, पूरा कंटिन्यू सिस्टम है यहां से यहां तक, बीच में लेवल्स नहीं बने हुए कि आप एक लेवल की थिकनेस निकाल के ऊपर वाली लेवल पे जा सको। पूरा बल्क पीस है, कंटिन्यूअस सिस्टम है ये, इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस सिस्टम। पूरा बल्क पीस है, कंटिन्यूअस सिस्टम, इसमें कोई भी लेवल नहीं है, पूरा भरा हुआ है अंदर से अच्छे से, कंटिन्यूअस सिस्टम है। एक बात आती है क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट सिस्टम की। भाई ये क्या होता है क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट सिस्टम। सपोज कर लीजिए आपके पास में पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है, इस पार्ले जी बिस्किट के पैकेट में, हाँ अब ठीक लग रहा है, पार्ले जी बिस्किट है ना, चलो पार्ले जी बिस्किट का या हाइड एंड सीक या जो भी आपको अच्छा लगे उसका पैकेट आपके पास में है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर खा लेना। इसमें आपके पास में बहुत सारे बिस्किट्स हैं और हर बिस्किट की एक थिकनेस है, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस है, इसकी कुछ थिकनेस है, इसकी इनकी थिकनेस है, लगभग सबकी बराबर से थिकनेस है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आपको ये 1 2 3 4 5 इस 5 नंबर वाले बिस्किट तक की हाइट पता करनी है यहां से, तो आप सिंपली कर सकते हो। आपको अगर एक बिस्किट की थिकनेस या हाइट पता है तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप यहां तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लेवल्स बने हुए हैं, समझ रहे हो।
इसमें लेवल्स बने हुए हैं, तो आप एक लेवल से किसी ऊपर वाले दूसरे लेवल पे इजीली जा सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना कि एक बिस्किट की हाइट या एक लेवल का आपको पता होना चाहिए क्राइटेरिया, और आप किसी भी लेवल पे जा सकते हो। यहां ऐसा नहीं था, यहां पूरा सॉलिड पीस था, कोई भी लेवल नहीं था आपके पास, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम चार्ज में भी अप्लाई करके देखते हैं। जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड नेचर को शो करेगा। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड सिस्टम। ये जो सिस्टम हो इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस सिस्टम। तो जो चार्ज होगा अपने पास में बच्चों, वो जो चार्ज होगा बच्चों अपने पास में, वो क्वांटाइज्ड नेचर को शो करेगा। देखो कैसे, कोई भी बॉडी बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल होती है, ये अपन सब जानते हैं। जो भी बॉडी होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, न्यूट्रल होती है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, मान लो किसी बॉडी पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स देना उसको स्टार्ट किया, उसको चार्ज देना स्टार्ट किया। अपन ने फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट में देखा था, सिल्क और ग्लास ट्यूब का, फर और ग्लास ट्यूब का रब करने पे क्या हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनी, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो अगर मान लो कोई बॉडी पे मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको दिए, उसको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो उस पे कितना चार्ज बना, n e, इतना ही तो बना भाई, n e माइनस ऑफ n e। अब ठीक है, e नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर चार्ज कितना बना, सॉरी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर टोटल चार्ज कितना बना, माइनस ऑफ n e। इलेक्ट्रॉन एक पे इतना चार्ज है, n दिए तो n e हो गया। सिस्टमेटिकली आप निकाल सकते हो लेवल वाइज, आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए एक का पता है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आपके पास में आ जाएगा। ऐसे ही मान लो आपने किसी बॉडी से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल लिए उससे, तो उस पर क्या चार्ज बन जाएगा, प्लस एन ई चार्ज बन जाएगा। तो चार्ज निकालने का सिंपल सा फंडा है कि आप प्लस माइनस ऑफ एन ई लिख सकते हो। जो किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1999 में ये बात बताई थी साइंटिस्ट मिल्कियन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, एक एक्सपेरिमेंट करके जिसको मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये बात बताई थी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो आप निकाल सकते हो कि उस पर टोटल चार्ज कितना है। ये प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज, किसको बोलते हैं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट सिस्टम है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो आप उसके एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके सिंपली टोटल चार्ज बॉडी का, टोटल चार्ज जो है आप बॉडी का फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये होती है चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अपन कि किसी बॉडी ने मान लेते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज या गेन किए, मे बी लूज किए या गेन किए, कुछ भी किया, लूज किया या गेन किया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज या गेन किया। अच्छा, उससे क्या हुआ, मैं बोलता हूं उससे ये हुआ कि बॉडी पे 1 कूलम चार्ज बन गया। ऑफिशियल डेफिनेशन 1 कूलम की मैं बताने जा रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन पे भाई कितना चार्ज है, 1.605 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको अपन बोल देते हैं, एक बॉडी ने 6.25 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन किए। अब देखो, किसी बॉडी ने 6.25 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए, एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, तो उस बॉडी पे कितना चार्ज बनेगा भाई, ये देखिए उस बॉडी पे कितना चार्ज बनेगा। प्लस माइनस, प्लस कब लेना है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब पॉजिटिव चार्ज होगी बॉडी, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। अपन दोनों लेके चल रहे हैं, तो प्लस माइनस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने लूज या गेन किए, 6.25 10 टू द पावर 18, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन को पता है, तो उस पर कितना चार्ज बना भाई, टोटल 1.605 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये कितना बना, लगभग ये बन रहा आपका 1 कूलम।
उस बॉडी पे कितना चार्ज हुआ भाई, उस बॉडी पे चार्ज हुआ प्लस माइनस। अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +1 कूलम, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो -1 कूलम चार्ज उस पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन अपनी बनी 1, ये ऑफिशियल डेफिनेशन अपनी बनी 1 कूलम की। चलो भाई, ये हुई क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी चार्ज की। अभी कुछ क्वेश्चन कर ले। चलो पहले एक दो प्रॉपर्टीज और हैं वो भी देख लेते हैं जो आगे काम आएगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट काम आ सकती है, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं वो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो सेकंड प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अपने जानते हैं कि जब भी दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। व्हाट ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी रिमूव अनदर गेन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी रिमूव कर देगी दूसरी बॉडी उसको गेन कर लेगी। आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बाहर से आप चार्ज दे या निकाल सकते हो वो अलग बात है, आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि जो चार्ज होता है वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है बॉडीज के बीच में। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ बॉडी ले सकती है, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ बॉडी दे सकती है, लेकिन जो नेट चार्ज होगा पूरे सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होगा, ऑलवेज कंजर्व रहेगा। वो जो नेट चार्ज होगा सिस्टम का वो क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। इट मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग द बॉडीज, ये सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। टोटल चार्ज आप सिस्टम का निकालोगे तो कंजर्व ही रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं, मान लो किसी बॉडी ने अगर 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए तो उसमें -5 ही चार्ज बना। तो जिस बॉडी ने लीव किया उस पर कितना बना, +5e। आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से ना कोई चार्ज आ सकता है ना जा सकता है, तो जो टोटल चार्ज अपना बनेगा सिस्टम का वो क्या होगा, 0, कंजर्व रहेगा। समझ गए? तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है चार्ज के कंजर्वेशन की। थर्ड प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखो एडिटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो नेट चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो एल्जेब्रिक सम होगा जो डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, द नेट चार्ज ऑफ एन सिस्टम ऑफ एन बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। ये कोई भी बॉडी, इसके मान लो डिफरेंट पार्ट्स में अगर डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट हैं तो नेट चार्ज क्या होगा, उनका एल्जेब्रिक सम। मान लेते हैं +-Q1 +-Q2 +-Q3, इस टाइप से मान लो +-Qn नंबर ऑफ चार्जेस अगर अपने पास में किसी बॉडी पे है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब है यू हैव टू टेक साइन कन्वेंशन, आपको साइन लेके चलना है वहां पे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, +-Q1 +-Q2 +-Q3, ऐसे चलते जाओ +-Qn, ये आपका टोटल चार्ज बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे +4 कूलम चार्ज है, कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लो कि -1 कूलम चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हुआ इस बॉडी का, तो कुछ नहीं करना, आपको एल्जेब्रिक सम कर देना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये -2 कूलम -1 कूलम +4 कूलम प्लस, तो टोटल चार्ज कितना बन गया आपके पास में, +1 कूलम। ये टोटल चार्ज आपका बॉडी का बन गया। यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है। तो जो टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी का उसके डिफरेंट पार्ट्स पे प्रेजेंट
अलग अलग चार्जेस का एल्जेब्रिक सम हो जाता है। यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन कभी एमसीक्यूज वगैरह में पुट हो सकता है। खैर, तो ये हुई इसकी चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी की बात। ये बात हुई चार्ज की प्रॉपर्टीज। बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली है। 3 प्रॉपर्टी तो ये क्वांटाइजेशन की और एडिटिव नेचर की, और एक अपन ने पहले पढ़ी थी कि जो चार्ज है वो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, उसको पूरा अच्छे से पढ़ा था अपन ने। और एक अपन ने पढ़ लिया चार्ज का कंजर्वेशन। इस टाइप से करके बेसिकली चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यहाँ से मतलब रेयर केस में क्वेश्चंस बनते हैं, अदरवाइज ये आगे के लिए अपन को करना जरूरी है, आगे इसका यूज होगा, इन चीज़ों का आगे यूज होगा। देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली चार्ज को आप किसी भी बॉडी पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो किसी लाइन के अलोंग चार्जेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक लीनियर मैनर में जो चार्ज है वो अपना सेटअप है, एक लीनियर मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक लीनियर मैनर में चार्ज जो अपना है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एसोसिएट होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, शॉर्ट में बोले तो LCD। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अगर मैं इस लाइन का एक लेंथ एलिमेंट लेता हूं जिसकी लेंथ del L या dl है, और उस लेंथ एलिमेंट में अपने पास में चार्ज क्या है भाई, dq या del q है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिफाइन होती है वो कैसे डिफाइन होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे आपने कितना चार्ज डाल रखा है वो क्या हो जाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे कि मास डेंसिटी होती है जनरली कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, वैसे अपन बोल रहे हैं पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो रिप्रेजेंट करेगा LCD को, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसको अपन बोलते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात हुई लीनियर चार्ज डेंसिटी की। सेकंड होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा फंडा है। अच्छा, इसकी SI यूनिट की बात कर लें तो इसकी SI यूनिट क्या होगी भाई? कूलम पर मीटर। चार्ज के अपन जानते हैं कूलम होती है और लेंथ की पर मीटर होती है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम पर मीटर। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसी सरफेस पे होगा, मतलब कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ गया। ये 1 डायमेंशनल था, अब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ये मेरे पास में मान लीजिए कोई प्लेन है, कोई भी शीट है, इस पे मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है। इट डजेंट मैटर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो डेंसिटी का साइन नेगेटिव हो जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो ये मैंने अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके ऊपर, और यहाँ से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करूँ, ये मैंने एरिया एलिमेंट कट कर लिया, जिस एरिया एलिमेंट का एरिया del A है, और इस एरिया एलिमेंट में जो चार्ज कंटेंट है वो मान लेते हैं del Q है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अपन सिग्मा से। जिससे करते हैं सिग्मा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी SCD सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज कंटेंट है वो क्या बता देगा? उसकी चार्ज की डेंसिटी को। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड जो अपने पास में आती है। थर्ड अपने पास में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जहां पे कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जिसका वॉल्यूम हो,
आपने उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज को डाल दिया, उसके अंदर फिलअप कर दिया, तो वहां पे बात हो जाती है थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एसोसिएट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, VCD शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल रो से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये मान लीजिए कोई भी अपने पास में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम अपने पास में है, और इस वॉल्यूम में अपन ने बच्चों क्या कर दिया, बहुत सारा चार्ज है वो फिलअप कर दिया, इस टाइप से बहुत सारा चार्ज फिलअप कर दिया। एक छोटा सा वॉल्यूम अपन ने इसमें से निकाला कट करके, एक छोटा सा वॉल्यूम अपन ने कट करके यहाँ से निकाल लिया, तो उस वॉल्यूम के अंदर उसका वॉल्यूम मान लेते हैं डेल V, उसके अंदर जो चार्ज कंटेंट है मान लिया डेल Q। तो जो VCD होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आपने डाल रखा है वो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी यूनिट अगर अपन बात करें, भूल गए थे यहाँ पे, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, सिंपल, एरिया मीटर स्क्वायर होती है। और इसकी जो SI यूनिट अपने पास में बनेगी, वो SI यूनिट अपने पास में बनेगी बच्चों कूलॉम पर मीटर क्यूब। तो ये है LCD, SCD और VCD, तीनों के बारे में छोटा छोटा सा टॉपिक, ये आगे यूज होंगी, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं यहाँ से, उनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, सीरियस फोरिन फोरिन सीरीज में है 16 में क्वेश्चन है कि डायपोल रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड कौन सी E वेक्टर इज इंक्रीजिंग फर्स्ट डायरेक्शन को पैरेलल टू P वेक्टर एंड B डायरेक्शन को देखिए एंटी पैरेलल टू P। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड E वेक्टर इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P वेक्टर एंड एंटी पैरेलल टू P वेक्टर। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि जब आपने डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तब यूनिफॉर्म का केस अपन ने किया था, ये प्लस Q था, ये माइनस Q था, है ना, और ये इस पे टॉर्क जनरेट हो रहा था इस टाइप से, ये F1 थी, ये F2 थी, और ये रोटेट हुआ अपना। तो ये बोल रहा है कि अगर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर ये वाली, वो P वेक्टर के पैरेलल में क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है P वेक्टर के अलोंग इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ये मान ले माइनस Q है, ये मान लेते हैं प्लस Q है, ये अपना डायपोल है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी भाई, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन P वेक्टर इधर ही तो होगी, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई अपनी माइनस Q टू प्लस Q। इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग, इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो आपने अप्लाई कर रखी है, वो इंक्रीजिंग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग इंक्रीजिंग है, ये E वेक्टर जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी माइनस Q की तरफ, वो कम होगी, और अलोंग द डायपोल मोमेंट वो इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, और इधर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपनी इंक्रीज हो गई है। ठीक है भाई, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड E वेक्टर इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P एंड एंटी पैरेलल टू P। तो देखो इस केस में भैया क्या होगा कि P के पैरेलल में है इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल जो वहां पे था वो कितना हो गया अपना 0 डिग्री। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में अपना डायपोल अलाइन हो रखा है तो उस पर टॉर्क नहीं बनेगा, एक फोर्स इधर बनेगी। देखो बच्चों क्या बनेगी, वो फोर्स QE वेक्टर, एक फोर्स इधर लगेगी, क्या लगेगी, माइनस ऑफ QE वेक्टर। इस बार दोनों फोर्सेस कोलीनियर है,
तो टॉर्क तो जनरेट ही नहीं होना है, और थीटा अगर देखो 0 बन रहा है तो वैसे भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा पीई साइन थीटा से। तो यहां नेट टॉर्क क्या होगा, 0, लेकिन कुछ ना कुछ नेट फोर्स जरूर होगी। देखो इस तरफ अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन इसको बोल देते हैं प्लस इसके लिए, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो इधर इंक्रीजिंग हो रही है तो यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, इसको बोल देते हैं माइनस। जो E प्लस वेक्टर है वो ग्रेटर देन है E माइनस वेक्टर से। तो जो फोर्स होगी इस चार्ज पे वो इस चार्ज से ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो फोर्स होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दिस फोर्स। दोनों फोर्सेस कोलिनियर है, टॉर्क यहाँ पे 0 बनेगा, लेकिन होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट है, इधर भी फोर्स लग रही है, इसके इधर भी फोर्स लग रही है, तो इधर और इधर दोनों तरफ फोर्स लगने से क्या होगा, ये वाली फोर्स ग्रेटर है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा अपना इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। नेट जो फोर्स बनेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। मतलब पूरा डायपोल अपना जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन करने लग जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पूरा डायपोल मूव करने लग जाएगा। ये डायपोल रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। यहां पे ये केस बनेगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है एंटी पैरेलल टू पी, इसका जस्ट उल्टा केस। अगर पी के एंटी पैरेलल में, अब देखो इस बार क्या होता है, पी के एंटी पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड पी के एंटी पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है। मतलब अपन को कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को बस ठीक है इस तरफ इंक्रीज हो रही है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है यहां कम है। यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो जो फोर्स बनेगी अपनी यहाँ पे माइनस क्यू ई माइनस वेक्टर बोल देते हैं, ये ज्यादा होगी, ये ग्रेटर होगी, और इधर जो फोर्स बनेगी अपनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस क्यू ई वेक्टर वो लेसर होगी। ये वाली यहाँ पे ग्रेटर है और ये वाली यहाँ पे लेसर है, तो ये फोर्स भी ग्रेटर बनी, ये फोर्स भी लेसर बनी। तो एज अ रिजल्ट जो पूरा डायपोल अपना है वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। भाई ये वाली फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो पूरा डायपोल इधर चलने लग जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो कुछ बातें यहां से ये निकल के आती है, एक तो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में मूव करता है। नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कोलिनियर फोर्सेस होंगी तो टॉर्क 0 होगा बट कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगी। कोलिनियर फोर्सेस अगर होगी तो टॉर्क 0 होगा और रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ हो सकती है, अपन कुछ कह नहीं सकते। और अगर फोर्सेस नॉन कोलिनियर है, पैरेलल है, एक्सिस पे नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, नेट फोर्स में भी 0 हो सकती है बट कुछ ना कुछ नेट टॉर्क जरूर होगा। ये सब बातें यहां से अपन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स अपने पास में है, रेडियाई r एंड 2r, जिन पे चार्जेस q1 एंड q2 अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं रेस्पेक्टिवली। उनके सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है SCD ऑन द सरफेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल, वो इक्वल है, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ q1 रेशियो q2। ये मान लेते हैं अपने पास में कोई स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस कितनी है 2r वाला मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि स्फेरिकल शेल और है, कंसेंट्रिक है, इसकी रेडियस कितनी है r। ये मान लेते हैं स्फेरिकल शेल S1 है, ये स्फेरिकल शेल S2 है। इस पे जो अपन ने सरफेस पे चार्ज दे रखा है वो कितना है q1 है, इसके सरफेस पे चार्ज अपन ने दे रखा है वो q2 है। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 1
सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज कितना दे रखा है Q1 अपन ने S1 पे, और सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस r है अपने पास में। ठीक है भाई, सिग्मा 2 अगर अपन बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटीज S2 पे कितनी होगी, तो Q2 बाई 4 पाई 2r स्क्वायर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी याद रखा है आप क्या, ये भी फॉरेन में आया हुआ है, फॉरेन 13 में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो Q2 बाई 4 पाई 2r स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है इक्वल, सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो है वो इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 इक्वल है किसके, सिग्मा 2 के। तो सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 के इक्वल है तो Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, Q2 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4। क्या फाइंड आउट करना है, Q1 रेशियो Q2 फाइंड आउट करना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 रेशियो Q2 अपने पास में कितना आ गया 1:4, या Q1 बाई Q2 अपने पास में कितना है 1/4। इस टाइप से ये क्वेश्चन था सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो बच्चों आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए एरो क्लासेस को। थैंक यू।